ऐसे थे बापू। महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराया था। लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। आओ उनके जीवन से जुड़ी एक मजेदार घटना सुनते हैं। एक बार एक बच्चा बापू से मिलने आया। उसने देखा कि बापू के शरीर पर केवल एक धोती थी। बच्चा यह देखकर हैरान था। उसने बापू से पूछा, बापू, आप केवल धोती ही क्यों पहनते हैं? क्या आपके पास कोई कुर्ता नहीं है? बापू ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कुर्ता सिलवा सकूं। बापू ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन बच्चा परेशान हो गया। उसे लगा कि बापू गरीब है। उसने बापू से कहा, बापू, मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए एक कुर्ता सिलवा दूंगा। फिर आप कुर्ता पहन लेंगे ना? बापू ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल सकती है बेटा? बच्चा प्रसन्न हो उठा। वे बोला, बापू, आपको जितने कुर्ते चाहिए मेरी माँ उतने सिल देगी। बापू ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कुर्ते सिल देगी? बच्चे ने भोलेपन से पूछा, आपके कितने भाई बहन हैं? बापू ने कहा, बेटा, मैं भारत माँ की संतान हूँ और इस देश के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं। उनमें से बहुत से लोगों के तन पर कपड़े नहीं हैं। जब उन लोगों के तन पर कपड़े होंगे तभी मैं कुर्ता पहन सकता हूँ। बच्चा सोच में पड़ गया। तब बापू ने उसे प्यार से समझाया, हमारा भारत गुलाम है। गुलामी के कारण यहाँ के अनेक लोग बहुत गरीब हो गए हैं। उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके पास ना तो खाने को भोजन है और ना पहनने को कपड़े। इसीलिए तो मैं सारे देशवासियों की चिंता करता हूँ। बापू की बात का उस बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया कि बड़ा होकर वह भी देश की सेवा करेगा। महात्मा गांधी का नाम हम सभी जानते हैं। उन्होंने भारत देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों का अत्याचार सहा, जेल गए और कई यातनाएं भी झेली। इस महापुरुष ने पूरी मानव जाति को शांति तथा अहिंसा का संदेश दिया। जब तक यह संसार है तब तक उन्हें कोई भुला नहीं पाएगा। मनुष्य को केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचने तथा समाज की सेवा करने की भावना हर किसी में होनी चाहिए। ईश्वर ने सभी को समान नहीं बनाया है। कोई अमीर है तो कोई गरीब। मन में सेवा भाव रखने से मनुष्य ऊंचा उठता है। गुरु दक्षिणा। मोहनदास महात्मा गांधी कैसे बने, यह एक लंबी कहानी है। यह कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। जब पहले मोहनदास दक्षिण अफ्रीका नौकरी करने गए, तब वहां रहने वाले भारतीय लोगों की दुर्दशा देखकर वे दुखी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मातृभाषा से आत्मीय कोई दूसरी भाषा नहीं, लेकिन जिन लोगों के बीच में हमें रहना पड़े उस भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसलिए मोहनदास ने ऐलान कर दिया कि जिसे भी जरूरत हो वह अंग्रेजी सीखने आ सकता है। वे उन्हें मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा देंगे। यह सोचकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था कि वे परदेश में अपने भाइयों के किसी काम आ सकेंगे। एक सप्ताह बीत गया। केवल एक आदमी उन्हें खोजते खोजते पहुंचा। वह एक दफ्तर में काम करता था। उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पहले से ही आती थी, परंतु जैसी महीन अंग्रेजी उसके अधिकारी बोलते थे, वह वैसी ही अंग्रेजी सीखने मोहनदास के पास आया था।
फिर कुछ दिन बाद एक नाई आया। वह सैलून चलाता था। अधिकतर गोरे उसके ग्राहक थे, पर एक दूसरे की भाषा ना समझ पाने के कारण उसका व्यवसाय उतना बढ़ नहीं पा रहा था। मोहनदास उसे भी पढ़ाने लगे। तीसरा चेला एक छोटा दुकानदार था जो पंसारी था। बस पाठशाला में यही कुल 3 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी भी ऐसे कि अपनी जरूरत बता देते और वहीं सब सीखते। वे मूल पाठ को इतना तोड़ मरोड़ देते कि कई बार अर्थ का अनर्थ होते होते बच जाता। ना तो एडजेक्टिव से उन्हें कोई लेना देना था, ना एडवर्ब से। मोहनदास को अक्सर एकलव्य की याद आ जाती। खैर, एकलव्य ने तो फिर भी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही काट कर दे दिया था, पर यहाँ तो बस गुरु ही गुरु थे और वे शिष्य दक्षिणा क्या देते। बल्कि दक्षिणा के तौर पर अक्सर गुरुजी को ही उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर पढ़ने के लिए बुलाना पड़ता था। कभी कभी तो मोहनदास जी अपने ज्ञान की गठरी लिए तीनों चेलों के यहाँ फेरी लगाते। कभी देखते नाई किसी गोरे की हजामत बना उसे और अधिक गोरा बनाने में इतना तन्मय है कि उसे गुरुजी के आने का पता ही ना चला, या फिर उसे पढ़ाने की बजाय गुरुजी उसके ग्राहकों और उसके बीच दुभाषिए का काम कर रहे हैं। यही हाल दफ्तर वाले बाबू का था। वह अक्सर घर देर से लौटता और गुरुजी वहीं उसके बरामदे में उसकी बाट जोहते जोहते सो जाते। दुकानदार के यहाँ भी यही हाल था। जगह थोड़ी होने की वजह से गुरुजी को सड़क पर ही खड़े खड़े उसे पढ़ाना पड़ता। पढ़ाना भी क्या, दाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हल्दी को क्या कहेंगे, आदि आदि। फिर बतौर दक्षिणा उसका भी हिसाब किताब बही खाते में लिखकर गुरुजी छुट्टी पाते। तो यह थी गुरुजी की पाठशाला। लेकिन गुरुजी को संतोष था कि आखिर में जब तीनों शिष्यों ने अपने गुरुजी को रिटायर कर दिया, तब तक नाई थोड़ी बहुत गिटर पिटर करना सीख गया था। दफ्तर का बाबू पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, फाइन कहकर अपना सिक्का जमाने लगा था और दुकानदार भी अब डिब्बों के ढक्कन खोल खोल कर चीजें देखने की तकलीफ से बच गया था। रही दक्षिणा की बात, तो वह तो शिष्यों ने गुरुजी से वसूल कर ही ली थी। बकरी और चट्टान, तिब्बत की लोक कथा। एक दिन सुबह सुबह एक दूध बेचने वाले ने अपना रोज का काम शुरू किया। अपनी गायों को दूहा और पास के शहर में दूध बेचने जाने के लिए तैयार हो गया। दोपहर होने पर उसने अपना आधा बचा दूध से भरा घड़ा चट्टान के ऊपर समतल जगह पर सावधानी से रख दिया। फिर कुछ रोटी व पनीर निकाल चट्टान की छाया में बैठकर खाने लगा। अचानक उसने एक जोर की हेलो आवाज सुनी। ऊपर देखा तो एक बकरी वाला बहुत सारी बकरियों के झुंड के साथ चला आ रहा था। उसकी जोर की आवाज ने सबसे आगे चलती बकरी को चौंका दिया। वह एकाएक चट्टान पर कूदी और दूध वाले के घड़ों को नीचे गिरा डाला। घड़े धम से नीचे गिरे और चूर चूर हो गए। दूध वाला आग बबूला हो गया। ओहो, तुमने मेरा सारा दूध बर्बाद कर डाला। अब तुम्हें मेरे घड़ों और दूध का पूरा दाम देना होगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
यह तो बकरी की गलती है। बकरी वाला बोला। दोनों लड़ते झगड़ते रहे। अंत में दोनों कचहरी जाने के लिए तैयार हो गए। न्यायालय के अनुभवी न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और बोले, यह तो साफ है कि दूध वाला बिना किसी कसूर के अपना घड़ा वह दूध खो बैठा। अब वह दूध कैसे बेचेगा? लेकिन इसमें दोष बकरी वाले का भी नहीं। यदि बकरी वाला अपनी बकरियां बेचकर इस नुकसान के पैसे चुकाता है, तब तो उसकी रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी। इसमें तो केवल बकरी व चट्टान का दोष है। बकरी को गिरफ्तार कर कचहरी में लाया जाए। मैं कल 12 बजे चट्टान और बकरी दोनों को सजा दूंगा। शहर भर में यह बात फैल गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अगले दिन कचहरी में लोगों की खचाखच भीड़ को देख न्यायाधीश खुश हो गए। उन्होंने जमा हुए लोगों से कहा, आप सब लोग एक बकरी और चट्टान का मुकदमा देखने के लिए यहां जमा हुए हैं। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि मैं बकरी और चट्टान का मुकदमा कैसे चला सकता हूं। मैं झक्की हूं। मैं कुछ बेवकूफी की बातें कहूं या करूं, इसलिए आप लोग यहां आए हैं। मैं तो समझता था कि आप सब मुझे अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। आप लोग मुझे कैसे इतना मूर्ख व झक्की समझ सकते हैं और मेरे बारे में इतने बुरे बुरे विचार मन में ला सकते हैं, अपने न्यायाधीश के बारे में। इसलिए आप सबको 1-1 रुपया जुर्माना भरना होगा। न्यायाधीश की बातें सुन सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने पहरेदारों को खुशी-खुशी यह छोटा सा जुर्माना दे दिया। न्यायाधीश ने सब रुपए दूध वाले को दे दिए। बकरी वाला और दूध वाला एक दूसरे को देख-देख कर मुस्कुराए और फिर से मित्र बन गए।